Hello everyone. Today I will discuss the topic measurement of intelligence. Before I going to start this video, I want to say you something that please give me comment or feedback in the comment section so that I can start or we can create the new video according to your demand. So let's start the topic. Today I will discuss measurement of intelligence. Intelligent question, that is the intelligent question. What is intelligent question? Before we start the measurement of intelligence, first we have to know what is intelligence. बुद्धि क्या है, ये सबसे पहले हम लोग को जानना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी टॉपिक से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक के एक एक पॉइंट को हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है और उसको डिफाइन करना भी ज़रूरी है कि उस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले जो है बुद्धि शब्द का प्रयोग जो है 1885 में गॉल्टन ने किया था। ये हम लोग को सबसे पहले याद रखना है कि 1885 में सर्वप्रथम इंग्लैंड में गॉल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत समय पूछे जाते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कि बुद्धि शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग गॉल्टन ने इंग्लैंड में किया था। अब हम लोग आते हैं कि बुद्धि है क्या, क्योंकि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो बुद्धि शब्द को परिभाषित किया गया है वो विभिन्न है। टर्मन ने जो बुद्धि को परिभाषित किया है, टर्मन के अनुसार अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। और जो वुड्सवर्थ ने डिफाइन किया था, बुद्धि जो है कार्य करने की एक विधि है। किसी भी कार्य करने की विधि को हम लोग, क्योंकि हर व्यक्ति की कार्य करने की विधि विभिन्न होती है, हर व्यक्ति की मानसिक क्षमता अलग अलग होती है, तो उसकी बुद्धि भी विभिन्न होगी। इसी के अनुसार हम लोग बुद्धि का वर्गीकरण करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की कार्य करने की विधि विभिन्न होती है, उसके अकॉर्डिंगली वो कार्य करता है और उसकी बुद्धि भी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले परीक्षण 1905 में अल्फ्रेड बिने ने साइमन की मदद से फ्रांस में बनाया। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने ने साइमन की मदद से जो है फ्रांस में बनाया था। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि अल्फ्रेड बिने ने जो है सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब किया गया था और किनके द्वारा किया गया था। तो 1905 में अल्फ्रेड बिने और साइमन के सहयोग से जो है बुद्धि परीक्षण फ्रांस में किया गया था। ये जो बुद्धि परीक्षण था, इसमें 30 प्रश्न थे जो कि 14 वर्ष तक के बालकों के लिए सिर्फ उपयुक्त थे। इस परीक्षण में जो क्वेश्चंस उपलब्ध कराए गए थे, जो 1905 ईस्वी में जो बुद्धि परीक्षण किया गया, इसमें 30 प्रश्न पूछे गए थे और वो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सिर्फ उपयुक्त थे। और ये एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, मतलब वर्बल परीक्षण था। वर्बल रूप से इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए थे और ये व्यक्तिगत पर्सनल, हर एक बच्चों से पर्सनल रूप से व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था। पर्सनली इसमें बुद्धि परीक्षा जो है पर्सनली की गई थी। अलग अलग बालकों से जो है पर्सनली बुद्धि परीक्षा जो है वो की गई थी, एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था। और इस बुद्धि परीक्षण का नाम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था, क्योंकि अल्फ्रेड बिने ने साइमन की मदद से ही इस बुद्धि परीक्षण को किया था, इसलिए इस परीक्षण का नाम जो है पड़ा बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। सर्वप्रथम इस परीक्षण में 1908 में जो है 1908 में संशोधन हुआ और इस संशोधन में मानसिक आयु की अवधारणा को बुद्धि परीक्षण में जो है सम्मिलित किया गया। इस बुद्धि परीक्षण को जो कि 1905 ईस्वी में बनाया गया था, उसमें 1908 में संशोधन किया गया और इस संशोधन में मानसिक आयु की अवधारणा को बुद्धि परीक्षण में सम्मिलित किया गया। इस परीक्षण में फिर दोबारा संशोधन किया गया जो कि 1911 में हुआ और प्रश्नों की संख्या जो है वो 30 जो पहले थी, जो कि 1905 ईस्वी में जो बुद्धि परीक्षण किया गया था उसमें प्रश्नों की संख्या 30 थी। जो 1911 के बुद्धि परीक्षण जो किया गया उसमें दूसरा संशोधन हुआ, जिसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर 54 कर दी गई, मतलब 54 कर दी गई। 1916 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर टर्मन की अध्यक्षता वाली कमेटी में इस परीक्षण में संशोधन किया गया, पूर्णतः फिर संशोधन किया गया 1916 में। मतलब बहुत सारे संशोधन हुए, 1905 में हुआ, 1908 में हुआ, फिर 1911 में हुआ, जिसमें कि जो प्रश्न संख्या की जो संख्या थी वो बढ़ाकर 54 कर दी गई। फिर 1916 में जो है अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता वाली कमेटी में इस परीक्षण में संशोधन किया गया और प्रश्नों की संख्या जो है वो 90 कर दी गई, मतलब 90 कर दी गई। इस परीक्षण में 1911 के परीक्षण से मात्र 18 प्रश्न जो हैं वो शामिल किए गए, जो कि संपूर्ण प्रश्नों का 1/3 हिस्सा था।
मतलब जो 1911 में जो परीक्षण किए गए थे उससे 18 प्रश्न पूछे गए थे और वो संपूर्ण प्रश्नों का जो है 1/3 हिस्सा था। 1916 में जो परीक्षण किया गया, इस परीक्षण में जो है 1911 के परीक्षण से जो है, क्योंकि 1916 में जो परीक्षण किया गया था उसमें प्रश्नों की संख्या 90 की गई थी, तो 1911 ईस्वी में जो परीक्षण किया गया था उस परीक्षण से 18 क्वेश्चन जो हैं 18 प्रश्न सम्मिलित किए गए थे, जो कि संपूर्ण प्रश्नों का 1/3 हिस्सा था। 1916 ईस्वी में इस परीक्षण का नाम बदलकर स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण या टर्मन का बुद्धि परीक्षण कर दिया गया, जो कि पहले जो है स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण कहलाता था। तो 1916 में क्योंकि ये प्रोफेसर टर्मन की अध्यक्षता में इस परीक्षण को किया गया था, इसलिए इसे टर्मन का बुद्धि परीक्षण जो है इसे नाम दिया गया। स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण के स्थान पर टर्मन का बुद्धि परीक्षण जो है नाम दिया गया। टर्मन ने मैरिल के साथ मिलकर एक संशोधन और किया और जिसका नाम न्यू स्टैनफोर्ड डिवीजन रखा गया, और इंग्लैंड में इस बुद्धि परीक्षा पर सिरिल बट ने संशोधन किया जो लंदन रिवीजन कहलाता है, और ये 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त थी। मतलब काफ़ी संशोधन हुआ, हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी संशोधन किया गया। जो अल्फ्रेड बिने का बुद्धि परीक्षण था उसमें भी संशोधन किया गया। टर्मन ने मैरिल के साथ मिलकर एक संशोधन और किया जिसका नाम न्यू स्टैनफोर्ड रिवीजन रखा गया, और इंग्लैंड में इस परीक्षा पर सिरिल बट ने संशोधन किया जिसे लंदन रिवीजन कहा गया। अब सबसे पहले हम लोग को एक क्वेश्चन और अराइज होता है जो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि 1908 में अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये क्वेश्चन भी अराइज होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सबसे पहले मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये हम लोग को हमेशा याद रखना है कि अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया था। 1913 में स्टर्न और कोल्हमैन के द्वारा बुद्धि लब्धि का जो है सूत्र सबसे पहले दिया गया। अब आप लोग को ये जानना है कि जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था, टर्मन के द्वारा जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था उसमें कुछ वर्गीकरण किए गए थे, है ना। सबसे पहले जो था वो बुद्धि लब्धि थी, उसके बाद था आपका बुद्धि वर्ग। जो बुद्धि लब्धि थी वो उसमें कैटेगराइज किया गया था कि कौन किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। वो जो रेंज हम लोग जिसको हम लोग रेंज के अकॉर्डिंगली बोलेंगे कि हर एक रेंज के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको बांटे थे। और जो बुद्धि वर्ग था उसमें जो प्रतिभाशाली हैं, अतिश्रेष्ठ हैं या श्रेष्ठ बुद्धि हैं, सुपेरियर हैं या एवरेज है, उस तरह से हम लोग क्लासीफाई किए थे। उसके बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण जो किया गया है यह हम लोग देखेंगे। 140 से जो ऊपर हैं वे प्रतिभाशाली कहलाएंगे जो कि 1% हैं। 121 से 139 तक जो हैं वो अति श्रेष्ठ कहाएंगे जिसको वेरी सुपेरियर भी बोला जाता है, जो 5% के लोग ज़्यादातर आते हैं। 111 से 120 तक जो हैं वे तीव्र बुद्धि आएंगे जो कि सुपेरियर होते हैं, जो 14% हैं। 91 से 110 तक सामान्य बुद्धि के बच्चे आएंगे जो कि 60% हैं। 81 to 90 जो हैं वो मंद बुद्धि के बच्चे आएंगे जो कि 14% हैं। 71 से 80 तक जो हैं वो क्षीण बुद्धि के बच्चे आएंगे जो कि 5% हैं। और उसके बाद भी 71 से 80 के बाद जो है उन्होंने उसको भी 3 वर्गों में विभाजित किया था, जो कि मैंने यहाँ पर क्लासीफाई भी किया है, जो दिखाया है मैंने। 51 से 70 जो है वो मूर्ख कहलाएंगे जो कि 1% हैं, जिनको फीबल भी कहा जाता है। 26 to 50 जो है रेंज में वो अल्प बुद्धि आएंगे जो 1% रहते हैं वो भी। और जो 0 to 25 हैं वो मूर्ख कहलाएंगे जिन्हें मूढ़ बुद्धि कहा जाता है ना। तो जो 51 to 70 हैं वो अल्प बुद्धि वाले आए। 26 to 50 जो हैं वो मूर्ख बुद्धि वाले हैं जिन्हें मूढ़ कहा जाता है। और 0 to 25 जो हैं उन्हें जड़ या महामूर्ख कहा जाता है, जिन्हें इडियट भी हम लोग कहते हैं। तो ये हम लोग को ये क्वेश्चन में यहाँ पर अराइज होता है कि मूढ़ या जड़ जो है वो किस रेंज में आते हैं। तो 26 to 50 जो है वो मूढ़ श्रेणी में आते हैं जिनको मूर्ख या
एमेबेसाइट भी बोला जाता है, और 0 to 25 जो हैं वो जड़ कहलाते हैं, जिन्हें इडियट या महामूर्ख जिसको हम बोलते हैं वो 1%। जनरली जो है जो कैटेगराइज किया गया है परसेंटेज को, वो तो टर्मन के अनुसार उन्होंने माना था जो भी जीनियस है वो ज़्यादातर 1% ही बच्चे जो हैं जीनियस होते हैं। जैसे आप कॉलेज या आपके स्कूल में जो भी बच्चे होते हैं, ज़्यादातर 1 या 2 बच्चे ही जो हैं वो बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं। ऐसा नहीं कि 10 बच्चे जो हैं आपके जीनियस होंगे। तो जो टर्मन के अनुसार जो प्रतिभाशाली हैं, जीनियस हैं, वो सिर्फ 1% ही ज़्यादातर रहते हैं। तो ये भी हम लोग को याद रखना है। अब आते हैं हम लोग बुद्धि लब्धि, जो कि बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था इंटेलिजेंट क्वेश्चन का। उसमें जो है बुद्धि परीक्षण का आधार मानसिक एवं शारीरिक आयु के मध्य का संबंध है। जो बुद्धि लब्धि है उसको हम लोग इस तरह से परिभाषित करेंगे कि मानसिक एवं शारीरिक आयु के मध्य का संबंध ही बुद्धि लब्धि है। गेट्स के अनुसार मानसिक आयु जो है, अब हमें ये परिभाषित करना भी जरूरी है कि मानसिक आयु किसे कहते हैं। मानसिक आयु हमें किसी व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा के समय बुद्धि परीक्षा द्वारा ज्ञात की जाने वाली सामान्य मानसिक योग्यता के बारे में बताती है। जब हम किसी व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा करते हैं तो उसके द्वारा उस समय उसकी मानसिक स्थिति कैसी है और वो किस तरह से उसका उत्तर दे रहा है, तो उसकी मानसिक योग्यता क्या है, यही बताती है मानसिक आयु, है ना। और जो ऐसा भी हम लोग जानते हैं कि जो मानसिक आयु है बालक के मानसिक विकास की वृद्धि के बारे में नहीं बता सकती है, क्योंकि विभिन्न बालकों में जो है मानसिक विकास की गति जो है वो विभिन्न होती है। हर बालकों के जो मानसिक विकास की गति होती है वो एक समान नहीं होती है। कुछ बालकों में जो है मानसिक विकास की गति काफ़ी तीव्र गति से होती है, कुछ में मंद गति से होती है। तो ये डिपेंड करता है हर बालकों के ऊपर। तो ये मानसिक विकास की गति जो है वो विभिन्न होती है। इसी गति को ज्ञात करने के लिए इसलिए उन्होंने बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो दिया था। अब वास्तविक आयु क्या है, वास्तविक आयु के बारे में हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे। वास्तविक आयु क्या है कि वास्तविक आयु उसकी जीवन अवधि की जो पूरी आयु है, किसी व्यक्ति के जीवित रहने के वर्षों की जो संख्या है उसे ही हम लोग वास्तविक आयु या शारीरिक आयु भी कह सकते हैं। और इसे कालानुक्रमिक आयु भी कहा जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति जितने दिन तक जिंदा रहता है वही उसका वास्तविक आयु हुआ। उसे हम लोग कालानुक्रमिक आयु भी कह सकते हैं या क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, और मानसिक आयु का हम लोग मेंटल एज कहते हैं। तो बुद्धि लब्धि का जो उन्होंने सूत्र दिया था उसके अकॉर्डिंगली जो है जो सूत्र है उसमें हम लोग परिभाषित किए ही हुए हैं। बुद्धि लब्धि जो है ये बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से जो है विकास हो रहा है, उसमें किस तरह का विकास हो रहा है। जैसे हम लोग अगर 125 से ऊपर होगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो अति श्रेष्ठ है, 120 से नीचे है तो बोलेंगे वो तीव्र बुद्धि वाला है। तो इस तरह से हम लोग क्लासिफाई करेंगे कि जो बच्चा है या बालक है उसकी मानसिक योग्यता में किस गति से जो है उसका विकास हो गया है। और ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने 1912 में सबसे पहले आईक्यू शब्द का जो है, जो आईक्यू जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इस शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले विलियम स्टर्न ने, ब्रिटेन के विलियम स्टर्न ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा सब कोई कि किस मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले आईक्यू शब्द का प्रयोग किया था। तो स्टर्न ने, जो विलियम स्टर्न ने सबसे पहले आईक्यू शब्द का प्रयोग किया था। और 1916 में जो प्रोफेसर टर्मिन ने आईक्यू का जो प्रमाणिक सूत्र बनाया उसके अनुसार जो है, जो सूत्र आपको दिया ही हुआ है यहाँ पर, मानसिक आयु बाई वास्तविक आयु इंटू 100, है ना, ये आपका सूत्र है। इसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन दिया जाता है और आपको फाइंड आउट करना रहता है कि आपकी बुद्धि लब्धि क्या है। अगर मानिए ऐसा भी होता है कि आपकी बुद्धि लब्धि दी रहेगी, आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन है दिया रहेगा, मेंटल एज दिया रहेगा, आपको क्रोनोलॉजिकल एज निकालना रहेगा, या आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रोनोलॉजिकल एज दिया हुआ है, आपको मेंटल एज निकालना है। तो इसमें से ये तीनों में से हो सकता है 2 दिया रहे और 1 आपको निकालना रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं जहां आपको वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट आउट करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको कि इफ़ द मेंटल एज ऑफ द चाइल्ड इज 10 ईयर्स, द क्रोनोलॉजिकल एज इज 8 ईयर्स, फाइंड IQ, उसका IQ निकालना है। ठीक है, तो IQ होता है मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो यहाँ पर जो है आपका IQ आ रहा है 125, उसके मतलब ये अति श्रेष्ठ की श्रेणी में आ रहा है, मतलब वेरी सुपेरियर। ये बच्चा जो है वो बहुत सुपेरियर है, बहुत अति श्रेष्ठ है। तो ये आपका जो
एज जो है इसके अकॉर्डिंगली हम लोग IQ जो है निकालते हैं। हर बच्चे का अकॉर्डिंगली जो है इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है निकाला जाता है। उसकी मानसिक स्थिति जो है या मानसिक विकास जो है किस गति से हो रहा है। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो जो है पसंद आया होगा और मैं ये सेशन जो है कंटिन्यू रखूँगी, ये अभी एंड नहीं हुआ है। इसके बाद भी आपके नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका बिनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट, स्टैनफोर्ड बिनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट, वैस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट, ये सब मैं डिस्कस करूँगी और टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगी। उसके बारे में भी कुछ बातें जो हम लोग डील करेंगे। और ये वीडियो आप लोग को अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ 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 आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है अपना फीडबैक ज़रूर डालिएगा, थोड़ा कमेंट डालिएगा, जिससे कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं क्या आप लोग की क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियो बना सकूं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।